चलो जेई मेंस ऑब्जेक्टिव, जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव सॉरी, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, टू थिन रोड्स ए बी एंड CD of lengths 2A and 2B move along OX and OY respectively when O is the origin. The equation of the locus of the center of the circle passing through the extremities of two chords is. तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले अपने। एक मिनट रुको थोड़ा सा। तो मान लो ऐसी सी एक फिगर है, ये लग नहीं रहा होगा सर्कल है, लेकिन मान लो सर्कल ही है। तो इसने कहा है दो रोड है। एक रोड तो है ए बी, जैसे मान लो ये ए बी है, ये पहली रोड। इस रोड की लेंथ अपने को कितनी दी है? 2A। ये वाली दूसरी रोड है, इसको मान लेते हैं CD। मान के लेते हैं, इसने दिया हुआ है CD, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 2B। ये दोनों रोड्स मूव कर रही हैं, स्लाइड कर सकती हैं। जैसे मान लो AB स्लाइड करके यहां पर आ गई, ठीक है, तो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज, मतलब पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हैं। जैसे AB इस तरफ जा सकती है, CD ऊपर नीचे आ सकती है, ये लेफ्ट राइट में आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिगर बोली गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ABCD से चारों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है, एक मिनट रुको, द इक्वेशन ऑफ द लोकस, हाँ ठीक है। तो इन चारों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है, उसका जो सेंटर आएगा P H, K, उसके लोकस के बारे में हमसे बात की जा रही है। तो या एक काम करते हैं, हाँ चलो ये मान लो। तो अगर मैं बात करूं, अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन की बात करें, सर्कल की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सोच के देखो, ये जो AB है हमारा सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, A और B पर। तो AB जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। तो अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं यहाँ पर, तो वो आ जाएगा हमारे पास AB, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं x इंटरसेप्ट का 2√g² - c, और AB की लेंथ हमें दी हुई है 2A। तो यहां से सोल्व करेंगे तो g² - c आ जाएगा A² के बराबर, या दूसरे शब्दों में बोले तो g² = A² + c। इसी तरीके से हमारा जो सर्कल है वो y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, C और D पर। तो अगर मैं यहां से y इंटरसेप्ट की बात करूं, तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो CD के बराबर होगा, जिसकी लेंथ आएगी 2√f² - c, और CD हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2B। 2 से 2 कटेगा, स्केयरिंग करोगे f² - c = b²। f² की वैल्यू आ जाएगी b² + c। सही बात है। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करें, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं, तो उससे देखो क्या होगा, g² - f² आएगा इक्वल टू A² - B² आएगा, और प्लस का c दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें लोकस निकालना था सेंटर का। तो जैसा कि हम जानते हैं सेंटर जो होता है हमारे पास कितना होता है, -g, -f। तो x कोऑर्डिनेट -g होगा, तो यहां से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x। सिमिलरली f की वैल्यू -y। स्केयर कर रहे हैं तो माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, तो इक्वेशन आ जाएगी x² - y² = A² - B²। ये हमारे पास सेंटर का लोकस होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास बी ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट द ओरिजिन एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4। मान लो ये सर्कल है सॉरी, इसमें सर्कल थोड़े अपने एलिप्स जैसे ही बनेंगे। तो हमारा एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर, जी 0,0 हुआ, और हमारा सर्कल 3,4 पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है सर्कल की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। तो देखो ये जो लाइन है जो y एक्सिस है वो इसके लिए किसका काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है, और 0,0 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर जो होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। सोच के देखो, किस पर, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि अगर सेंटर यहां पर होगा तभी 0,0 से ज्वाइन करके जो रेडियस है वो y एक्सिस यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ पाएगी। तो सेंटर एक्स एक्सिस पर। हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमने मान लिया r,0। क्यों मान सकते हैं r,0? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास रेडियस होगी, ठीक है, ये आ गया। अब अगर ये सर्कल है तो इसका दोनों पॉइंट से 0,0 से और 3,4 से डिस्टेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। r,0 का 0,0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो r - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू r - 3 का स्क्वायर प्लस में आएगा 0 - 4 का स्क्वायर।
यहाँ से आर में अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व करोगे तो आर निकल कर आ जाएगा, जो भी आना होगा। आर आ गया तो अपने पास रेडियस तो है ही आर, और सेंटर भी पता चल गया आर कोमा 0। सेंटर है, रेडियस है, बड़े आराम से सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। बोलो भाई, कर लोगे? रुद्र का है एक्स से वाई को रिप्लेस कैसे किया? अरे भाई कुछ नहीं, जी है उसको उसकी जगह -x रख दिया, जहां जहां एफ दिख रहा है उसकी जगह -y रख दिया, बस ये किया रिप्लेस। तो ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड में हमें बोला हुआ है द इक्वेशन to the circle whose radius is 4 and which touches the negative x-axis at a distance 3 units from the origin is। तो सेम वैसा सही काम अपने पास यहाँ पर हो रहा है। हमें बोला गया रेडियस 4 है and which touches the negative x-axis at a distance 3 units from the origin। कुछ मान लो ऐसा सा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितने दूरी पर है? 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। और दूसरी बात, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकता हूँ -3,0। यहाँ कहीं हमारे पास क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन बनेगी सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करने वाली, ये क्या होगी? टेंजेंट, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो चेक करो, बिल्कुल वर्टिकली मूव कर रहे हैं। अगर वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अगर इसका -3 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का भी कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। अब सेंटर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 4। अब ये डिस्टेंस ऊपर वाई एक्सिस की तरफ 4 जा रहे हैं, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना हुआ? -3,4। तो सेंटर है, रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, साथ में आएगा y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 16। लेकिन अब हमने यहां पर तो बना लिया ये वाला सर्कल, एक ऐसा सा सर्कल नीचे भी तो बन सकता है। उसने ये तो हमें बोला नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है तो हाँ, कहीं पर उसने ये नहीं बोला कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो नीचे की तरफ भी बन सकता है। अगर यही नीचे की तरफ बनेगा तो अब सेंटर कितना आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 रहेगा। अब 4 ऊपर जाने की बजाय हम 4 नीचे आएंगे, तो -3, -4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब सर्कल की जो इक्वेशन आएगी सेंटर और रेडियस का यूज करते हुए, वो आ जाएगी x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्सपेंड कर लेना, इसके 2 आंसर आ जाएंगे। कर लोगे भाई मैच? इसके बाद कहां पर क्या किए, क्यों किए? ठीक है, 1 से 3 तो हो ही चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है, जो एटलीस्ट मैं जिसको रेफर कर रहा हूँ, वो है उस पे 4 से 18 तक। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डाउट भेजो अपने। ठीक है, किसी का है 6th क्वेश्चन। 6th में हमें बोला हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए ऑन द लेग एसी एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज डिस्क्राइब्ड। फिगर बना लेते हैं हम। तो हमें बोला हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए, तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी। अभी कह रहे हैं ऑन द लेग एसी एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज डिस्क्राइब्ड द कोड जॉइनिंग ए विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो एक सर्कल, सेमी सर्कल बेसिकली ड्रॉ किया गया। सेमी सर्कल मान लो इस तरीके से आ गया अपने पास, मान लो ये सेमी सर्कल है, तो ये हाइपोटेन्यूज को कट करे डी पर, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है द कोड जॉइनिंग ए विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी। ए को हमें ज्वाइन करना है डी के साथ, ये मान लो ज्वाइन कर दिया। कि अभी तो किसी तरीके से एडजस्ट करो जैसे भी हो रहा है। इसके बाद शाम को मैं जो मेरे पास जो कॉपी है, जो मेरे पास सीक्वेंस है, वो मैं तुम्हें उसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सभी ग्रुप्स में 11th के जितने भी हैं, ठीक है। तो तुम्हें उतना तो थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक को ही रेफर कर सकता हूँ। देखो, अब कुछ बच्चों के पास ये, कुछ बच्चों के पास दूसरी, तो मैं तो एक ही को रेफर कर पाऊंगा, तो वो तो मैं कर नहीं सकता कि दोनों में से ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा सवाल किसका क्या है ना, क्योंकि प्रिंटेड भी पता नहीं यहाँ पर पड़ी है नहीं पड़ी। अब तो जो मेरे पास बुकलेट है उसकी मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके बाद फिर ये जो जे नाम का लड़का है भाई, जे जो भी है जे, वो कह रहा है कि सब अमन सर ने पीडीएफ सेंड कर रखी है। फिर क्यों भाई, इतना तो तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा। देखो फिर कि उसमें से मैच कर लो कि कौन सा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि अमन सर ने पहले से भेज रखी है। तो यार ये तो फिर तुम बच्चों ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना जिन बच्चों के पास नहीं है। अब वो ठीक है, तुम्हारी लॉटरी नहीं लगी, मतलब जो जिनके पास सेम है उनको दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्वियसली उनका काम चल जाएगा, लेकिन जिनका नहीं हो रहा तो थोड़ा एफर्ट करो भाई उसमें।
है ना, या क्वेश्चन ही उससे कर लिया करो जो अमन सर भेज रहे हैं, क्यों कर रहे हो वो प्रिंटेड के चक्करों में? वो इशू जब वो आगे पीछे का है तो वो करना पड़ेगा तुम्हें। देखो मैं कह रही है कि जिस दिन चैप्टर शुरू हुआ था उसी दिन भेज दी थी सर ने। बच्चों थोड़ा सा फिर वो एडजस्ट करो, क्योंकि अगर दोनों खोल के बैठूंगा तो जितना टाइम अब ये समझाने में भी लग रहा है मुझे, उतना ही कम डिस्कस हो पाएंगे सवाल भी अपने, है ना। समझता हूँ, मैं दिक्कत समझता हूँ, सबकी दिक्कत आ रही है, जेन्युइन दिक्कत है कि कैसे करें क्या करें, लेकिन जब अमन सर भेज चुके हैं तो थोड़ा सा वहां से हेल्प लो। और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो ये चैप्टर बचे हुए हैं, इनकी जो सर भेजते हैं कोशिश करो कि वहीं से ही अटेम्प्ट कर लो, ताकि हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो सके, है ना। प्रिंटेड का क्या कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें, और बल्कि शायद जो प्रिंटेड है उसमें एक दो सवाल शायद बल्कि कम है, अगर मुझे सही पता है तो। एटलीस्ट 12th में तो है, 11th का मैं कह नहीं सकता, सॉरी। तो एक बार चलो आज तो देख रहे हैं, या एक काम कर दो, जितना जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके शुरू के 3-4 वर्ड लिख के भेज दो, फिर मैं ढूंढ लूंगा यहाँ पर कि हाँ भाई कौन सा है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया, इसको जोड़ा गया, देन द लेंथ AC इक्वल्स टू, लेंथ AC की हमसे बात करवाई जा रही है। तो चलो देखो क्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AC जो है हमारे पास वो क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो डायमीटर जो होगा वो सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पर थीटा एंगल सबटेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, एंगल B जो है इसको मान लेते हैं थीटा। अगर ट्राइंगल ABC की तरफ देखा जाए, एंगल A 90 है, एंगल B थीटा है, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। अब ये अगर ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल को देखा जाए, एंगल ट्राइंगल ADB, उसमें ये 90, ये थीटा, तो ये जो मैं मार्क करूंगा अब, ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये एंगल्स तो समझ में आए सबको कि कहाँ पर किस तरीके से शो किया गया। अब हमसे AC की वैल्यू मांग रहे हैं किसकी टर्म्स में, AB और AD की टर्म्स में। काम करना चालू करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर AD इन ट्राइंगल ADB बात करूं, सॉरी, इन ट्राइंगल ADB अगर हम बात करें तो 90 डिग्री और ये है बेस, तो AD अपॉन AB। तो सोच के देखो, AD अपॉन AB जो होगा वो अपने पास साइन थीटा होगा। सही बात है। अगर इसी तरीके से हम बात करें इन ट्राइंगल ACD, तो ट्राइंगल ACD ऊपर वाले में अगर बात करोगे, AC को तो लेकर आना ही है अपने को धक्के से, साथ में हम लेकर आएंगे AD, क्योंकि हमें ऑप्शंस में AD भी दिख रहा है। तो AD अपॉन AC की बात करेंगे तो वो आएगा कोस थीटा। ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो सिर्फ इस हिस्से की बात करें तो AC आ जाएगा AD अपॉन कोस थीटा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं AD अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, यहां से साइन थीटा की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि थीटा जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करा है, थीटा दिया नहीं हुआ है कहीं पर भी। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा AD अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होगा AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। सोच के देखो, एलसीएम लेकर अगर सोल्व करोगे, AB का स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर जाकर बन जाएगा AB, तो AD इंटू AB, और अपॉन में अपने पास आ जाएगा √AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह का यूज भी कर सकते हो बेटा, वही सिमिलर ट्रायंगल ही करा है मैंने बेसिकली। साइन थीटा कोस थीटा, वो जब रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो मैं साइन थीटा कोस थीटा की टर्म्स में ले रहा हूँ। अगर तुम डायरेक्ट रेशियो ले रहे हो तो वहां से भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, स्केयरिंग एडिंग कुछ मर्जी कर लो, वो तो एक ही चीज हो रही है ना। जैसे कोई बच्चा कह रहा है स्केयरिंग और ऐड कर सकते हैं, तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, वही तो कंसेप्ट यहाँ पर लगाया हमने। ठीक है, तो वो भावनाएं सब में एक जैसी हैं सारी, बस लिखने का तरीका बदल रहा है अपना। हो गया। लव कह रहे हैं लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। देखो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर एलसीएम लिया तो AB स्केयर माइनस AD स्केयर बन गया रूट के अंदर। अब रूट के अंदर अपॉन में आएगा AB स्केयर, रूट से बाहर निकालेंगे तो AB जो होगा वो अपॉन के अपॉन में होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो एक्चुअली ऊपर चला जाएगा AD से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, अगर तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं शायद पहले भी एक दो बार बोल चुका हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर चाहो तो लेक्चर का वेट नहीं करना पड़ेगा, कि अगर सिर्फ देखने से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं बोला हुआ है, इफ ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k, सॉरी 3k, passes through the origin O and meets coordinate axes at A and B, then the locus of the centroid of the triangle OAB is। तो देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया तो तुम देख लो कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, तुम्हारा डाउट है या नहीं है। और अगर अपने वाला पूछना चाहो और तुम्हारा अलग है तो दो तीन शुरू के वर्ड लिख के भेज दो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए किस क्वेश्चन की बात करना चाह रहे हो। तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा अपने पास, ठीक है। कांस्टेंट रेडियस है 3k और ओरिजिन से पास कर रहा है हमारा सर्कल, एक्स एक्सिस को कट करा ए पर, वाई एक्सिस को कट करा बी पर। सॉरी। तो एक चीज देखो, अब हमें क्या बताना है कि अगर ए और बी ट्राइंगल ओ ए बी बना दिया जाए, ट्राइंगल बना लेते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है इसका जो सेंट्रोइड आएगा, कहाँ जहां कहीं भी होगा, उस सेंट्रोइड का लोकस कितना होगा। तो सेंट्रोइड हमें नहीं पता क्या होगा, हमने मान लिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई होंगे, जिसका लोकस हमें फाइंड करना है। अब सेंट्रोइड हमें पता है कैसे मिलता है। सेंट्रोइड हमें मिलता है ए के कोऑर्डिनेट्स, जीरो के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स, तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 करने से। तो सोच के देखो, मैं कह सकता हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स 3x कोमा 0 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स 0 कोमा 3y आएंगे। तभी तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स 3x प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 3x आएगा, 0 प्लस 3y प्लस 0 डिवाइड बाय 3y आएगा। समझते हो इतनी बात, सेंट्रोइड ये आ गया, ए और बी आ गए। अब चेक करो, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए बी ने मिलकर सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड कर रखे हैं, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ए बी डायमीटर है और सर्कल की रेडियस हमें ऑलरेडी दी हुई है 3k, तो जो ए बी डायमीटर है उसकी लेंथ 2r यानी 6k आनी चाहिए। अगर ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और ये होना चाहिए ए बी की लेंथ यानी 6k के बराबर। सोल्व करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36k स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करने के बाद आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब x और y हमने किसके कोऑर्डिनेट्स माने थे, सेंट्रोइड के। तो x और y में रिलेशन निकाल ली, मतलब लोकस आ चुका है सेंट्रोइड का। समझ में आया? जल्दी से रिप्लाई करो। और तुम्हें पता भी था कि ये दिक्कत आई थी स्ट्रेट लाइन के टाइम पर भी, तब भी तुम लोगों ने वही काम वही करना है ना। A circle is inscribed into a rhombus ABCD with one angle 60 degree. The distance from the center of the circle to the nearest vertex is equal to 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। जो रोम्बस है वो मैं मान लेता हूँ थोड़ा अच्छे वाला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के आसपास ही मान लेते हैं। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर जो है वो 0,0 है। मान लो सर्कल हमारा ऐसा आ गया। अब ये किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, रोम्बस के अंदर इंस्क्राइब्ड है। रोम्बस के अंदर इंस्क्राइब होने का मतलब ये होता है कि रोम्बस की जो चारों साइड होंगी वो इसको इस तरीके से टच करती हुई जाएंगी। रोम्बस हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट जो है इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसने कहा है कि जो हमारे पास सेंटर से, सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0। सेंटर जो जो से जो नियरेस्ट वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो ये डिस्टेंस ये सबसे छोटा लग रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1,0। फिर इसने बोला है कि रोम्बस का एक एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल डी, ये छोटे वाले एंगल हैं, तो ये होंगे हमारे पास 60 डिग्री। ध्रुव कह रहे रोम्बस क्यों माना, बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़े एक बार। अब वो क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है वो सवाल वाला जानता है ना, जिसने सवाल बनाया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसका एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये एंगल बी और एंगल डी जो होंगे दोनों 60 डिग्री होंगे। तो अगर मैं इस आधे वाले हिस्से की बात करूं तो ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और कुछ कुछ मांग रहे हैं अपने से, कोई बात नहीं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, रेडियस की तरफ ध्यान देता हूँ अपना। तो रेडियस की तरफ ध्यान देने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट को मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं।
अब ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस वो वाला पंगा है ना। अब ये वाली लेंथ कितनी है, OC1 है। अब ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो अगर यहां से हम मेहनत करें तो हम ये रेडियस जो है आर वो बता सकते हैं। तो रेडियस जो आएगी वो आएगी 1 का प्रोजेक्शन इस तरफ, यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मतलब आ जाएगा √3/2। तो रेडियस आ चुकी है हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं OB निकालना चाहूं तो सोच के देखो, OB जो होगा वो होगा 1 × 10 60 डिग्री, यानी बेसिकली √3 के बराबर होगी। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पास आ जाएंगे √3,0 और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे -√3,0। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, सर्कल भी आ चुका है, रेडियस आ चुकी है, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, सब कुछ है। अब हमसे कह रहा है कि P कोई भी रैंडम पॉइंट है सर्कल के ऊपर। हमें नहीं पता P पॉइंट कहां पर आएगा, हमने उसकी जनरल कोऑर्डिनेट्स मान लिए। P को हम क्या मानते हैं, R cos थीटा, R sin थीटा, क्योंकि सर्कल का सेंटर 0,0 माना हुआ है हमने। ठीक है प्रणव, आता हूं तेरे वाले डाउट पर बेटा, वो भी बताता हूं क्या है क्या नहीं। तो P है, अब हमसे वैल्यू मांगी गई है PA का स्केयर, एक तो बोला गया। अब PA का स्केयर मतलब R cos थीटा, R sin थीटा का 1,0 से डिस्टेंस। तो R cos थीटा -1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा R sin थीटा -0 का स्केयर, मतलब R स्केयर sin स्केयर थीटा। ऐसे ही PB का स्केयर एक तरह से मांगा गया। जब P का B पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा R cos थीटा -√3 का होल स्केयर, प्लस में आ जाएगा R स्केयर sin स्केयर थीटा। फिर है अपने पास PC का स्केयर, ये बन जाएगा R cos थीटा +1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, प्लस R स्केयर sin स्केयर थीटा। और फाइनली अपने से बोला गया PD का स्केयर, PD का स्केयर हो जाएगा R cos थीटा +√3 का स्केयर, प्लस में आ जाएगा R स्केयर sin स्केयर थीटा। ठीक है, अब तुमसे क्या बोले, मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैंने गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे 0,√3 और D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,-√3। तो PB जो स्केयर होगा वो होगा R स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस R sin थीटा -√3 का होल स्केयर। और जो PD का स्केयर होगा वो होगा R स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस R sin थीटा +√3 का होल स्केयर। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इन चारों का सम पूछा हुआ है। तो चारों का सम मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं, तुम्हें क्या आएगा। देखो यहां से मिलेगा R स्केयर cos स्केयर थीटा, R स्केयर sin स्केयर थीटा, ऐड करोगे 1 आ जाएगा। जब चारों को ऐड करोगे, R स्केयर cos स्केयर थीटा, R स्केयर sin स्केयर थीटा, सब में आएगा ये। वो 4 बार 1 आकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक तो, जब सम करोगे। अच्छा साथ में, सॉरी 1 नहीं होगा, 4 R स्केयर होगा, है ना, क्योंकि R स्केयर भी तो आ रहा है साथ में, तो 4 R स्केयर हो जाएगा। यहां से 1 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, √3 का स्केयर। तो 1 + 1 2, 3 2 बार आ रहा है तो 6 आ गया। अब यहां से देखो माइनस का 2R cos थीटा आएगा PA के स्केयर से, तो PC के स्केयर से आएगा प्लस का 2R cos थीटा, कैंसिल हो जाएंगे। PB के स्केयर से आएगा माइनस का 2√3R sin थीटा, PD के स्केयर से आएगा 2√3R sin थीटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो सब कुछ कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 4R स्केयर +8। रेडियस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3/2, स्केयर करेंगे तो 3/4, इंटू 4 करेंगे 3, 3 + 8, हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 11। ये आंसर होगा। रजत कह रहे पी के स्केयर से रिपीट कर दो बेटा, कुछ नहीं गिरा, सब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। पी एक रैंडम पॉइंट मान लिया, R cos थीटा, R sin थीटा, एक बार R की वैल्यू बाद में पुट करना चाहता हूं मैं, तो पी ए का स्केयर निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी चारों के, फिर बाद में हमसे जो मांगा गया है वो इन चारों का सम मांगा गया है, तो चारों को ऐड कर दिया। तो चारों को मैंने कहा एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, R स्केयर cos स्केयर थीटा आएगा, यहां से आएगा R स्केयर sin स्केयर थीटा, कितना बन गया R स्केयर, फिर दोबारा R स्केयर आएगा, फिर R स्केयर, फिर R स्केयर, 4R स्केयर तो वो हो गया। -1 का स्केयर करेंगे तो +1 आएगा, -√3 का स्केयर करेंगे तो 3 आएगा, यहां से भी +1 3, वो ऐड होकर 8 बन गया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब किसी ने ये बोला था, प्रणव ने शायद ये बोला था कि सर अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्योंकि अगर मान लो एक्चुअली ये फिगर ऐसी थी, मान लो ये फिगर ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, ये एक रोम्बस था, यहाँ पर एक सर्कल है,
और इसका सेंटर 0,0 नहीं है, कुछ रैंडम, कुछ भी एक रैंडम पॉइंट है, और ए बी सी डी भी अजीब से आ रहे हैं, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैंने माने हुए हैं। तो अगर डिस्टेंसेस की बात करें, अब मैं ये काम कर सकता हूँ ना कि इस पूरी फिगर को रोटेट करके और शिफ्ट करके इधर उधर लेके जा सकता हूँ। तो मान लो मैंने क्या किया, इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेट करके मैंने अपनी फिगर इस तरीके से बना ली रोम्बस को। सर्कल को तो फर्क ही नहीं पड़ता रोटेट करने से। रोटेट करने के बाद मैंने अपनी फिगर ऐसी बना ली। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक मिनट रुको, मैंने अपनी फिगर ऐसी बना ली, ठीक है। सर्कल तो वैसा का वैसा रहा। अब रोटेट करने के बाद ये बनी। अब इस फिगर को उठाकर हमने यहां पर रख दिया। जब हम इस तरीके से रोटेट करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो उससे डिस्टेंस पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है कोऑर्डिनेट्स पर। तो जो पी ए का स्केयर, पीबी का स्केयर, पीसी स्केयर, पीडी स्केयर, ये चारों डिस्टेंस थे ना, जो चारों डिस्टेंसेस का जो सम आ रहा था या उनके स्केयर्स का जो सम आ रहा था, वो अभी भी सेम आएगा अगर मैं शिफ्ट और रोटेट कर दूं। तो इसीलिए हम यहाँ पर 0,0 मानकर चल सकते हैं। तो उससे हमारा काम भी करना आसान हो गया, हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतनी कोऑर्डिनेट्स निकालने में, और डायरेक्ट हमारा आंसर भी आ जाएगा आसानी से। हाँ भाई बता प्रणव, पहले समझ में आया क्या बोले? ये क्यों कर सकते हैं काम, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 7th क्वेश्चन। ये काम हम तब नहीं कर सकते जब वो हमसे सर्कल की इक्वेशन पूछ ले या रोम्बस की साइड्स की इक्वेशन मांग ले, क्योंकि शिफ्ट रोटेट करने से इक्वेशंस जरूर बदलती हैं, तो वहां पर पंगा पड़ता है, तो वो नहीं कर पाएंगे अपने, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया अपने को। द सर्कल पासिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 1, t, 1 एंड t, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जिनके पास दूसरी बुकलेट है वो देखते रहो। द सर्कल पासिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 1, t, 1 एंड t, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t passes थ्रू द पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन है कि इनसे पास कर, अब t यहाँ पर क्या वेरिएबल है, पैरामीटर है, तो t चेंज होगा तो पॉइंट्स चेंज होंगे, तो इनसे पास करने वाला जो सर्कल है वो भी चेंज होगा। लेकिन वो सभी सर्कल्स हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहे हैं। हमें वो फिक्स पॉइंट बताना है क्या होगा। तो एक तो हम डायरेक्ट नोटिस करके बता सकते हैं, अगर टी वेरिएबल है और टी की सारी वैल्यू के लिए काम करना है, सारी वैल्यू के लिए काम करना है, तो मैं t=1 के लिए भी तो काम कर ही सकता हूँ ना। तो अगर मैं t को 1 पुट कर दूं तो पॉइंट्स आ जाएंगे 1,1, 1,1, 1,1, ये आएंगे। तो अब इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल क्या होगा, 1,1 से तो पास करेगा ही करेगा। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा। या तो मैं डायरेक्ट यहां से हम बता सकते हैं आंसर ये है, लेकिन ये थोड़ा जुगाड़ है। तो मेथड 1 तो यही हो जाएगा। मेथड 2 करना चाहो तो क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट से पास करने वाला तुम सर्कल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, इनसे एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल क्या बनेगा, वो यहां पर होगा 1, यहाँ पर t,1 और यहाँ पर होगा t, ठीक है। अब ट्राइंगल है, इसका सरकम सेंटर निकालने का तरीका हम जानते हैं। कैसे, पहले मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, फिर मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये दोनों जहां पर कट करेंगे वहां पर हमें मिलेगा सर्कल का सेंटर यानी O। रेडियस भी हम निकाल लेंगे, वहां से हमारे पास सरकम सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सरकम सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें हम चेक कर लेंगे कि वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा। या फिर इसका एक तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर तुम बात करो, जैसे मान लो A पॉइंट है अपने पास, मान लो 1, B पॉइंट है अपने पास t,1 और C पॉइंट है t, इनको नाम दे दिए। अगर मान लो मैं AB लाइन का स्लोप निकालूं, कितना आएगा, t-1/1 - t, ये आएगा। कितना हो जाएगा, -1। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन BC, कितना आएगा, 1 - t/t, मतलब ये आ गया नॉट डिफाइंड या कह लो इनफाइनाइट। और अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन AC, वो कितना आ जाएगा, t-1 - t, कितना आ जाएगा, 0। तो एक तरह से ये ट्राइंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसा होगा, यहां पर अपने पास मान लो पॉइंट आएगा, एक मिनट रुको,
फिगर दोबारा बना लूँ। मान लो यहाँ पर तो अपने पास है 1, t नाम का ए पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट आएगा अपने पास t, 1, यहाँ कहीं आएगा, और सी आएगा t, यहाँ कहीं। तो ये अपने पास बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में काम करना बहुत आसान होता है। कैसे? इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट आ जाएगा t+1/2, t+1/2, वही अपने पास सेंटर होगा। और किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो या ए बी का आधा कर दो, वहां से रेडियस आ जाएगी, तो वहां से भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। या डायमेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जैसे 1, t और t, 1। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x-1 इंटू x-t प्लस y-1 इंटू y-t इक्वल टू 0। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि अगर मैं x को 1 पुट कर दूं और y को 1 पुट कर दूं तो t की वैल्यू का फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे? अगर x को 1 पुट करोगे तो 1-1 0, t कुछ भी हो जाए पहला नंबर तो 0 ही आएगा। y को 1 पुट करेंगे तो 0, साथ में कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो 1, 1 जो होगा वो इस सर्कल को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान में ना आए तो मेथड 2 वाला कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो करने को कैसे भी कर सकते हो, अगर हिट ना करे तो मेथड 2 भी हो जाएगा, और अगर मेथड 1 करना चाहो तो वो वैसे ही काम कर जाएगा, वो जुगाड़ हो गया अपना। समझ में आ गया ये? ठीक है। अब किसी ने बोला तो स्पैम मत किया करो। एक तो मैं तुम्हें थोड़ी बच्चों तुम्हारी दिक्कत बताता हूँ, क्योंकि इससे फिर वो ये मूड खराब हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है ना, 7th क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, इसमें मैंने 5 मिनट लगाए हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो एक ही क्वेश्चन को, सर प्लीज 9th बता दो, सर प्लीज 9th बता दो, जो भी नंबर है, बार बार उसको स्पैम कर रहे हैं एक तरह से चैट को, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं एक बार 7th क्वेश्चन चालू कर चुका हूँ तो ये जब मैं अपनी तसल्ली से पूरा बता चुका हूँ तभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 9th है, 12th है, 10th है, जो भी है, सर प्लीज ये बता दो, उससे वो फायदा नहीं है ना। एटलीस्ट हो सकता है कि कोई बच्चा डाउट पूछ रहा हो इसमें कि सर कैसे हुए, उसका बीच में छूट जाए। और अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है तो बाकी के जो मेथड्स हैं वो देख लो। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो एक, है ना। तो जब हो जाए क्वेश्चन, तब जब तुम्हें लगे कि हाँ खत्म होने वाला है, मैं बता बोल रहा हूँ बीच में अभी चालू करा है सेवन, तो अब जैसे मैं 8th क्वेश्चन आ रखा है कुछ लोगों का, प्रणव का और ध्रुव का। अब 8th क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर लिखूंगा, साथ के साथ आ जाएगा सर ये थोड़ा बता के जाऊंगा, ऐसा नहीं है कोई ऐसा। मेरे हिसाब से इससे पहले भी स्ट्रेट लाइन अपने पूरा कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं बचा होगा मेरे हिसाब से। डिस्कस होंगे, मत चिंता करो, है ना। बाकी किसी ने बोला है 8th क्वेश्चन, सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग रेडियस 2। हाँ, इस क्वेश्चन में दिक्कत है जो बोल रहा है कोई बच्चा। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें या तो ऑप्शन कुछ ज्यादा सही है और कम दिए हुए हैं। 8th का आंसर दिया हुआ है डी। इसका भाई ए पार्ट भी आएगा और बी पार्ट भी आएगा शायद। नहीं, ए पार्ट आएगा और देखो, अगर 8th का मुझे सही याद है तो ए सी डी आंसर होगा। ये ड्रॉपर में भी किसी ने पूछा था। ए सी और डी इसका आंसर होगा। पीछे अगर मैं मुझे सही याद है तो एक आधी दिया हुआ है वैसे, है ना। 1 मिनट मुझे देख, पीछे दिया हुआ है सिर्फ डी पार्ट। नहीं, फिर वो ए से डी तीनों आएंगे। ठीक है, ए का तो मुझे कंफर्म याद है, ए तो आता ही है, क्योंकि तुम्हारे पास सेंटर आ जाते हैं 2,2, 2,-2, -2, और 2,-2, जो भी रह गया, मतलब ये सेंटर आते हैं, +-2, +-2। तो 4 सेंटर आ जाते हैं, तो वो y² - x² = 0 नाम के कर्व पे लाई करेंगे, क्योंकि y का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर 4 आएगा। क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है उसका एरिया पूछ रहे हैं, तो वो बन जाएगा 16 बन जाएगा। हाँ ठीक है, एसीडी आएगा। अगर किसी का मैच नहीं करा था तो देख लेना। ठीक है, और बताओ भाई कौन सा है 8th के बाद? अब बताओ कौन सा है क्वेश्चन। अब ईशी का है 9th। 9th देखते हैं इसमें क्या बोला है। और जो भाई जिनके पास दूसरी शीट है, मैं बता देता हूँ 8th जो क्वेश्चन था जिसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग रेडियस 2, देन
इसका ए ऑप्शन है सेंटर ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द पेयर ऑफ लाइंस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है सेंटर ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू x ओनली ऑन द लाइन y इक्वल टू x। सी ऑप्शन है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर सेंटर ऑफ दी सर्कल्स इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन इज, कोई बात नहीं, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो वही पहले फिगर बना लेते हैं। अपने पास एक सर्कल है कहीं पर भी, अब यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर होगा अपने पास वो कितना होगा 6,2 होगा, है ना, ये हम बता सकते हैं। अगर ओरिजिन पुट करें तो मुझे दिख रहा है कि ये क्या बना रहा है, हमें दिख रहा है कि 0,0 पुट करें तो ये इस सर्कल को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो 0,0 इस सर्कल के बाहर कहीं पर लाई करेगा, एक मिनट रुको, वो आएगा कुछ इस टाइप का, फिगर बना लूंगा। तो ऐसा सा कुछ होगा, तो यहां पर हमारे पास कहीं पर लाई करेगा 0,0 सर्कल के बाहर। अब हमसे कहा गया है कि ओरिजिन से जो फारदेस्ट है, जो सबसे दूर पॉइंट है सर्कल पे, वो पॉइंट बताओ। तो एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, सेंटर को नाम दे देते हैं सी, इसको बोल देते हैं ए, ये बोल देते हैं बी। तो हम जानते हैं अगर किसी भी सर्कल के बारे में बात की जाए तो ईशी कह रही है 9th ये वाला नहीं है, इसमें कोई और है। ठीक है, तुमने अपने हिसाब से पूछा था, चलो मैं वो भी बता देता हूँ जो तुमने पूछा है a,1 ये वाला बता दो जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी का डाउट है या नहीं है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक सर्कल दिया हुआ और ओरिजिन से फारदेस्ट पूछा हुआ है। अगर किसी का डाउट है तो मैं, भवदीप ये मेरे पास जो मटेरियल है उसमें 12th क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी 9th नहीं, हाँ 12th ही, मेरे वाले में भी 12th ही है, मैंने पता नहीं क्या कर लिया, मैंने 8th से आगे 12th ले लिया। ये किसी का डाउट है क्या? हर्षित कह रहा है मेरा है, ठीक है, हाँ मेरे वाले में भी 12th ही है। तो हमसे पूछा हुआ जो ओरिजिन से फारदेस्ट है, जो सबसे दूर पॉइंट है वो बताओ। तो हम जानते हैं वो तभी आता है जब ओरिजिन को सेंटर से ज्वाइन किया जाए, एक लाइन बनेगी, एक सीकेंट बनेगी, वो सीकेंट जब सर्कल को कट करेगी तो उनमें से एक सबसे साथ वाला पॉइंट होगा पास वाला, एक सबसे दूर वाला पॉइंट होगा बी। अब इस सवाल को करने के हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, जो आसान मेथड है पहले वो बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम ओसी का डिस्टेंस निकालें, ओसी का जो डिस्टेंस है वो आएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा √40। √40 का मतलब होगा 2√10। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस फाइंड करना चाहूं तो वो कितनी आएगी 36 प्लस 4 माइनस 30, तो ये आ जाएगी √10। तो हम जानते हैं ओ ए जो डिस्टेंस होता है, जो सबसे पास वाला डिस्टेंस होता है, वो ओ ए कितना होगा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ओ ए छोड़ो ओ भी निकालते हैं। तो जो ओ बी होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो हम जानते हैं पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो ओ सी और उसमें आर जोड़ दो, तो वो आ जाएगा 3√10। अगर इसी तरीके से मैं ओसी की बात करूं तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी 2√10 है ही। तो सोच के देखो बी जो पॉइंट है वो ओसी लाइन सेगमेंट को, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 3:2 में, क्योंकि ओ बी अपॉन ओ सी जो है वो 3/2 है, √10 कट जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट ओ सी को डिवाइड कर रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूं, एक मिनट को मैंने फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने थोड़ी सी फिर गड़बड़ कर दी है। 3√10 मुझे निकालना है बी पॉइंट का, तो बी का एक तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा सी के साथ, तो बी सी डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगी √10, और बी का मैं डिस्टेंस निकालूंगा ओ के साथ, ओ बी जो कि है 3√10। अब इनका रेशियो निकालूंगा, तो बी सी अपॉन बी ओ जो आएगा वो आएगा 1/3। अब सही है, अब बी पॉइंट जो है वो सी और ओ को डिवाइड कर रहा है 1:3, लेकिन एक्सटर्नली, ओ सी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। अब मैंने ओ को पहले लिखा है तो ओ वाला डिस्टेंस पहले आ जाएगा, वो बड़ा डिस्टेंस है, 3:1 आ जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है,
ठीक है, सी और ओ दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। उम्मीद करता हूँ कर लोगे इसके बाद। ठीक है, ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 यहीं पर सुन लो। मेथड 2 इसका ये हो सकता है कि तुम क्या करो, ओसी जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लो। 0,0 और 6,2 इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हम बता सकते हैं, जो कि होगी 3y = x। ये आएगी। अब इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो जब x की वैल्यू उठाकर 3y यहां पर पुट करोगे क्या बन जाएगा, सोच के देखो। 9y² + y² माइनस x की जगह 3y पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36y - 4y + 30 = 0। ये आ जाएगा। सोल्व करोगे यहां से y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो y1 आएगा और एक y2 आएगा, है ना। x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी तो दो दो पॉइंट आ जाएंगे। वो दोनों किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, a और b के। अब वहां पर हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से ज्यादा दूर है, ए पॉइंट या बी पॉइंट। जो ज्यादा दूर होगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे। ए ओ सी का मिड पॉइंट है, वो कर लो, उससे कर लो। बात तो एक ही है ना। मेथड 2 रिपीट कर दो। मेथड 2 में मैंने ये बोला, मैंने पहले ओसी जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल ली, 6,2 0,0 से पास करने वाली लाइन की, वो आ गई 3y = x। अब मैं इस लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। x की जगह उठाकर मैंने 3y पुट कर दिया, उससे y में क्वाड्रेटिक बनी, ये वाली। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी जो भी आनी होंगी, उससे x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, तो x की दो वैल्यू y की दो वैल्यू, तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे। एक उनमें से a पॉइंट होगा, एक उनमें से b पॉइंट होगा। जो ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा वो बी पॉइंट हो जाएगा। उसी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, मैंने पता नहीं क्या ही कर दी है भाई। सही बात है, ये 12th क्वेश्चन भी नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ से नंबर देख रहा हूँ। ना तो 9th है ना ये 12th है, मैंने 11th क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। बात में चलो जो भी है। इसके बाद कुछ बच्चों का आ रहा था 9th क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा सवाल भी है। 9th में हमें बोला हुआ है a, 1/a, b, 1/b, c, 1/c, और साथ में है d, 1/d। ये 4 पॉइंट्स हैं। इन ये चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है जिसकी रेडियस 4 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि, एक मिनट रुको, ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, इन चारों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऐसा सा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, या तो बुकलेट में किया है या तुम्हारे टेस्ट में आया था। तो करने का तरीका क्या होगा, हमें नहीं पता सर्कल की इक्वेशन क्या है। हम मान लेते हैं लेट सर्कल जो है उसकी इक्वेशन है x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर। एक मिनट को, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरल मान लेते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपने पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने ऐसा सा एक क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने ये बोला था कि अगर ये पॉइंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं और ये सारे पॉइंट एक ही जैसा नेचर शो कर रहे हैं। कैसा नेचर शो कर रहे हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट कितना है, 1/अल्फा। चेक कर सकते हो, यही हो रहा है। अल्फा की जगह a पुट करोगे तो पहला पॉइंट आ जाएगा, b पुट करोगे, c पुट करोगे, d पुट करोगे, चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो अल्फा कोमा 1/अल्फा नाम का पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उठाकर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा² + 1/अल्फा² + 2g अल्फा + 2f/अल्फा + c = 0। पूरी इक्वेशन को मैं अल्फा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्फा में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। याद आ रहा है कुछ कुछ, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। एग्जैक्ट तो नहीं था लेकिन ऐसा सही था। ये आ गई अल्फा में इक्वेशन। अब तुम देखो अल्फा की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते थे, ए बी सी डी। तो मैं कह सकता हूं इस बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट आएंगे। जो अल्फा में इक्वेशन बनी है वो 4 रूट क्या होंगे, ए बी सी डी होंगे। तो हमसे पूछा हुआ है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, चारों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ये पूछा गया। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो थ्योरी ऑफ रूट्स या थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ाते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, -b/a S1 होता है, c/a S2 होता है, -d/a S3
और ई अपॉन ए S4, चारों का एक साथ प्रोडक्ट, तो कांस्टेंट टर्म 1 है और अल्फा की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, दोनों का रेशियो लेंगे तो वो आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हमारे पास 9th का आंसर होगा सी ऑप्शन। जल्दी से बताओ भाई अगर किसी को दिक्कत है, कुछ डाउट रह गया, ना समझ में आया हो। देवांश कह रहे हैं 12th क्वेश्चन, बेटा 12th ही करेंगे पर पहले ये एक बार। रोहन कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप तो बेटा मैंने ये करा है कि 4 पॉइंट तो दिए हुए थे, रेडियस 4 है, कोई बात नहीं, उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर वो बोलता कि रेडियस 10 है तब भी सेम आंसर आता, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसने कहा था एक सर्कल इन चारों पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब सर्कल हमें नहीं पता क्या है, कैसा होगा, हमने उसकी जनरल इक्वेशन मान ली 2gx 2fy और c में, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये चारों पॉइंट एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट उसका रेसिप्रोकल है 1 बाय अल्फा। तो अल्फा कोमा 1 बाय अल्फा हमने वो पॉइंट मान लिया। अब ये चारों पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो अल्फा कोमा 1 बाय अल्फा एक तरह से लाई कर रहे हैं, हमने पॉइंट उठाकर सर्कल में पुट कर दिया, उससे इक्वेशन बनी। वहां से हमने कहा कि इसके 4 रूट होंगे ए बी सी और डी, क्योंकि अल्फा को ए पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बी पुट करेंगे तब ये आएगा, सी से ये आएगा, डी से ये आएगा। तो ए बी सी डी चारों वैल्यूज अल्फा की सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो ए बी सी डी हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो इसके रूट्स ए बी सी डी हैं। जब ए बी सी डी का प्रोडक्ट मांग रहा है, इसका मतलब वो मांग रहा है S4। S4 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, और वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 4, वो 1 आ जाएगा। कर्तव्य कह रहे हैं सर S1 S2 वगैरह क्या बताए थे। बच्चे अब ये कैसे बताऊं, सर्कल चल रहा है, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया होगा ना, कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो S1 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम माइनस b अपॉन ए होता है, S2 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम c अपॉन ए, S3 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम माइनस d अपॉन ए। ये चलता जाता है, कहाँ तक चलता है, Sn तक चलता है अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वहां से उठाकर बात की है ये, ठीक है। अब बात हुई है 12th क्वेश्चन की, 12th देख लेते हैं 12th में क्या बोला है। A circle passing through the point touches the line pair x square minus y square minus 2x plus 1 equal to 0. Center of circle lies inside the circle. Coordinate of center of circle is, कोई बात नहीं, फिगर बनाते हैं वही। तो हमें बोला गया ये लाइन पेयर है, लाइन पेयर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये लाइन पेयर आ गया, हमारा सर्कल इस लाइन पेयर को टच करता हुआ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से लिखा गया है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्र, तो x माइनस 1 का स्क्र इक्वल टू वाई स्क्र। सोल्व करेंगे, दो लाइन आएंगी, या तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई, और या फिर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई। ये दो लाइन्स हैं अपने पास, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं अगर काम पड़ेगा तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,0, और हमें यह भी बोला गया कि सर्कल 3, रूट 7/2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो सर्कल का सेंटर बताओ क्या होगा। मान लो सर्कल का सेंटर यहां पर आ रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पेयर का, अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, सेंटर को बोल देते हैं C। तो CP जो होगा वो इन दोनों के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, थीटा और थीटा, ये आएगा। इसका मतलब C इनके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करने वाला है, सही बात है। तो अगर लाइन पेयर है तो उनकी एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बता सकते हो। अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई तो C पॉइंट उसी पर लाई करेगा। अब वो मैं इक्वेशन निकालूंगा नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें करके देख लेना। तो अगर लाइन पेयर की इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर आ गया, जैसे सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूं, मान मत लेना कि सही है। मान लो एंगल बाइसेक्टर तुम्हारे पास आ गया, और बाद में मैं साफ भी कर दूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, तो तुम क्या करोगे, सेंटर मान लोगे अल्फा कोमा अल्फा माइनस 3 या 3 माइनस अल्फा,
क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। अब हमारा जो सर्कल है वो 3, √7/2 इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अगर मैं सी का इससे डिस्टेंस निकालूं तो वो कितना होगा, रेडियस होगी। अगर मैं सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो भी कितनी होगी, रेडियस। दोनों को इक्वेट करवा देंगे। जब इक्वेट करवाएंगे तो वहां से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा। अब इसने साथ में ये भी बोला हुआ है कि एक और सर्कल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है बड़ी सी, x² + 5² - 8x वगैरह। उसका क्या यूज है, उसका यूज ये है कि एंगल बाइसेक्टर हम जानते हैं दो आएंगे। तो दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे तो हमें पहले एंगल बाइसेक्टर पर भी पॉइंट मानना पड़ेगा, दूसरे पर भी पॉइंट मानना पड़ेगा। दोनों से हमारे पास अलग अलग सेंटर आएगा। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा सेंटर है उनमें से जो गिवन सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोला गिवन सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। तो उसकी वजह से हमारा एक पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा। कुछ नहीं बच्चे, मैंने ये कहा है कि एंगल बाइसेक्टर पर हमारा सेंटर लाई करेगा, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच के एंगल को वो बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा मान लो कि एंगल बाइसेक्टर तुमने इन दोनों का निकाल लिया और ये आ गया। मुझे भी नहीं पता कितना आएगा, मान लो ये आ गया। और बाद में मैं इसको इसलिए साफ भी करूंगा, कहीं इसी से चालू कर दो। तो इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट मान लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 - अल्फा। तो मैंने कहा कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर होगा। लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। पॉइंट गिवन है, उनके बीच में भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। इक्वेट कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया तो सेंटर आ गया। वहां से एक एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो एक सेंटर आएगा, दूसरा लेंगे तो दूसरा सेंटर आ जाएगा। अब उसने बोला है कि हमारा जो सेंटर है वो गिवन सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसने, तो जिसके अंदर लाई कर रहा होगा उसके अंदर पुट करके देख लेंगे। जो सेंटर अंदर आएगा वो हमारे काम का आंसर होगा, जो बाहर आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये है। प्रियंका ने कहा है कोई और मेथड। एक मिनट रुको बच्चों, कोई और मेथड भी सोच के बता देता हूँ अगर कुछ दिमाग में आएगा इस टाइम। तो 3, √7/2 हमें पॉइंट दिया हुआ है, और वो इतना कर सकते हो, पर वो भी फिर मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे 3, √7/2 मान लो यहाँ पर आ रहे हैं सर्कल पे, तो तुम ये चेक कर लो कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। क्योंकि जिस एंगल में 3, √7/2 आ रहा होगा, ये चेक करना हमें आता है कि अगर उस एंगल का बाइसेक्टर जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो या उस एंगल का बाइसेक्टर जो 1, 1 को कंटेन कर रहा हो। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने करे हैं, तो हम वो एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे जो 3, √7/2 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एंगल बाइसेक्टर से काम करना होगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। थोड़ा छोटा बना सकते हैं इसकी मदद से। बाकी तो फिलहाल तो यही तरीका है, बाकी अगर कोई मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। 17th में बोला हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बाय विच वन कैन गो फ्रॉम -2, 0 to 2, 0 विदाउट एंटरिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल x² + y² = 0। वही फिगर बनाते हैं पहले और मतलब समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। पहली बात तो मान लो ये हमारे पास सर्कल है x² + y² = 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमने चालू करना है -2, 0 से अपनी जर्नी चालू करनी है, और कहां पर खत्म करनी है, 2, 0 पर। अब ये कह रहा है कि हमें -2, 0 से 2, 0 जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, लेकिन हम सर्कल के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते, वो हमारे लिमिट के बाहर है। ठीक है, तो तुम इसके इर्द गिर्द जा सकते हो, जैसे इस तरीके से आ सकते हो, ऐसे जा सकते हो, थोड़ा और पास, थोड़ा और इस तरीके से जा सकते हो, नीचे की तरफ से भी जा सकते हो, लेकिन क्रॉस करके नहीं जा सकते इस तरीके से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसकी लेंथ बताओ। तो यहां पर हम ये बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास तब आएगा जब हम इस तरीके से जाएंगे। पहले तुम क्या करो, -2, 0 से जाओ टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब इस तरीके से कि लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाए। ठीक है, ऐसी 2, 0 से फिर टेंजेंट। तो एक्चुअली जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो -2, 0 से यहां तक आए टेंजेंट की तरफ, फिर इतना डिस्टेंस सर्कल पर ट्रेवल करो, और फिर दोबारा टेंजेंशियली चलते हुए 2, 0 पर वापस आ जाओ। तो ये जो पूरी लेंथ है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहां पर सी, यहां पर डी, तो पहले ए बी मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह, बी सी फिर सर्कल पर मूव करेंगे, और फिर सी डी हम स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इस तरीके से मूव करोगे तो तुम्हारा काम चलेगा। तो ए बी जो है वो क्या है,
-2,0 से इस सर्कल पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी लेंथ है। तो AB की लेंथ कैसे निकालेंगे? रूट S1 की मदद से निकाल लेंगे। रूट S1 निकालेंगे तो -2,0 पुट करो, क्या आएगा? 4 + 0 -1 यानी √3। और यही लेंथ किसकी होगी? CD की। इतना आ गया। अब जो BC आर्क है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, जो BC आर्क है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल तो हम जानते हैं 90 डिग्री है, सर्कल की रेडियस 1 है, टेंजेंट की लेंथ √3 निकाल चुके हैं। अब मैं ये एंगल बता सकता हूँ, ये एंगल मैं बता सकता हूँ कितना आ जाएगा। इसके लिए कोस थीटा होगा 1/√3, नहीं, टेन थीटा होगा 1/√3, √3/1। तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब मैं जानता हूं अगर पूरा एंगल 360 डिग्री लूं तो सर्कल बनता है, और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr यानी 2π। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूंगा तो आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2π/360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, बेसिकली 2π/6 यानी π/3। तो 60 डिग्री आर्क बना रहा है ये बीसी, जो एंगल बना रहा है बीसी आर्क। तो बीसी की लेंथ कितनी आ चुकी है? π/3। तो अगर मुझे पाथ की लेंथ बतानी हो तो वो क्या होगा? ए बी होगा, जो बीसी आर्क है वो होगा, और सी डी होगा। तो ए बी और सी डी तो √3 है, दोनों का सम करेंगे 2√3 आएगा, और बीसी आर्क की लेंथ है π/3। तो 2√3 + π/3 ये हमारा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। 15th क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर टच वन अनदर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चे इसी कल परसों ही कर पाएंगे अपने, सैटरडे को ही। बड़ा सवाल है, इतनी देर में होगा भी नहीं थोड़ा। ठीक है, बाकी भी काफी लोगों का डाउट होगा तो इकट्ठे ही करेंगे। रजत कह रहे हैं सेकंड स्टेप रिपीट कर दो, सेकंड स्टेप में 360 डिग्री वाला पार्ट। कुछ नहीं बेटा, मैंने ये कहा है कि अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरा सर्कल सेंटर पर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो अगर पूरा 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है तो लेंथ ऑफ आर्क, या इतना छोड़, टिग्नोमेट्री तो हुआ है ना तुम्हारा, टिग्नोमेट्री में सर ने पढ़ाया था L = r थीटा होता है, जिसमें L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क होता है, R का मतलब रेडियस, और थीटा का मतलब आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है रेडियन में। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है, R का मतलब रेडियस जो कि 1 है, थीटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे पास सेंटर पर? 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल लिखते हैं वो रेडियन में लिखना होता है, 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना आएगा? π/3। तो L आ गया π/3, और दोबारा फिर बोल रहा हूँ L जो है वो आर्क की लेंथ है। ऐसे कर ले, बाकी भाड़ में गया, 360 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है।